नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 6.3 से संबंधित अपने जो एग्जाम्पल हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ बने रहना है और अगर आपको इन एग्जाम्पल संबंधित कोई डाउट है तो उनको क्लियर करने रहना है। अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 6.3 से रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल हैं उनको पढ़ेंगे और उसके अंदर हम समरूपता के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि समरूपता के नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखना अपने पास पहला एग्जाम्पल है कि आकृति के अंदर यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज है उनको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने से पहले हमें समरूपता के नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि समरूपता के कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहले हम समरूपता के नियमों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि समरूपता के अपने पास नियम कौन कौन से हैं। हम समरूपता के नियम देखते हैं किसके लिए? त्रिभुज के लिए। जिनको हम नियम कहते हैं, कसौटी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अपने पास जब बोर्ड एग्जाम होता है तो वहां पर इसके जैसे एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन समरूपता की कसौटी है और कौन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां अपने पास चार ऑप्शन होते हैं। अगर समरूपता की कसौटी के नहीं होने की बात की है तो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो सही होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। तो यहाँ से हमें पता करना है कि कौन कौन से समरूपता के नियम होते हैं। देखना, जब भी हम किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो एक तो अपने पास अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि समरूप जब भी हम सिद्ध करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर अपने पास कोण है वो बराबर होने चाहिए और भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हम भुजाओं के बराबर होने की बात नहीं करेंगे, उनके समानुपाती होने की बात करेंगे। यानी अपने पास अगर एस 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 यानी भुजा 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 यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर अनुपात है वो बराबर आ रहा है तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। फिर अगर अपने पास तीनों एंगल भी अगर बराबर है तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि अगर कोण समान है तीनों तो तीनों भुजाएं भी समान होगी और अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। हम पढ़ चुके हैं कि जब भुजाएं समान होती है तो उनके सामने के कोण समान होते हैं और अगर कोण समान है तो उनके सामने की भुजाएं समान होती है। तो अगर एस 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 यानी तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अब ये अपने पास जो कोण 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 वाला नियम है इसको हम कोण कोण भी बोल सकते हैं। यानी मैं तीन एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो वहां पर हम अगर केवल दो एंगल को बराबर बता दें तो तीसरा एंगल अपने पास ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग होता है वो 180 होता है। अगर दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होता है। दो त्रिभुज है जिसके अंदर एक एक कोण तो 60-60 डिग्री के हैं और दूसरा कोण है वो 50-50 डिग्री का है। इसके अलावा तीसरा एंगल नहीं दिया है तो दोनों के अंदर कोण 60 और 50 बराबर हो गए, यदि 110। दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण है उनका योग 110 है तो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिकली 70 आ जाएगा, जो कि दोनों त्रिभुजों में बराबर रहेगा। तो जो दोनों त्रिभुज है उन दोनों के अंदर जो कोण होंगे वो होंगे 50, 60, 70। यानी तीनों एंगल बराबर है, यानी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। इसके साथ में हम एक नियम लिखते हैं SAS, यानी एक एंगल अगर हमें पता है तो हमें देखना है कि जो एंगल बन रहा है वो किन भुजाओं के द्वारा बन रहा है। तो एंगल जिन भुजाओं के द्वारा बन रहा है उन भुजाओं का अगर अनुपात दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर आ रहा है तब हम कहते हैं कि वहां पर भुजा कोण भुजा का नियम लगेगा। यानी एंगल है वो जिन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है उन दोनों भुजाओं का अनुपात है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। फिर हम एक नियम लिखते हैं RHS, यानी जब भी हम त्रिभुजों को हल करेंगे अपने पास अगर दो त्रिभुज ऐसे आते हैं जो कि समकोण त्रिभुज हैं तब हम कहेंगे कि RHS के नियम के द्वारा वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे।
क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वृत्त होते हैं, वर्ग होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये सभी समरूप कहलाते हैं। तो वहां पर हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज भी अपने पास क्या है, समरूप है। तो वहां पर हम समकोण त्रिभुज होने पर RHS का नियम लगाते हैं और उसके द्वारा कहते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है मतलब पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, तो वहां पर जो ट्रिपलेट होगा उनका अनुपात है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर आएगा। अब ये हम जो 4 नियम है वो हम समरूपता के अंदर काम में लेंगे। इन चारों नियमों की हमें सहायता लेनी है और इसकी सहायता से ही दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। यानी ये नियम तो हम काम में लेने वाले हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से नियम होते हैं जो समरूपता के नियम कहलाते हैं, देखना। SSS, AA और ट्रिपल ए। यहां से ये याद कर लेना है कि अगर अपने पास कोई ऐसा नियम है जिसके अंदर 2 कोण आ रहे हैं, जिसके अंदर कितने कोण आ रहे हैं, 2 कोण आ रहे हैं, मतलब वो समरूपता का नियम है। तो यहां से एक और लिख सकते हैं हम कि एक अपने पास लिखा हुआ है AAS। इसको भी हम समरूपता का नियम कहते हैं, लेकिन इसको काम में इसलिए नहीं लेते क्योंकि 2 कोण तो पता है, तो हम ये वाला नियम ही लगा देते हैं, इस वाले नियम को यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी SAA मतलब भुजा कोण कोण, लेकिन यहाँ पर अपने पास 2 कोण पता है तो हम ये वाला नियम नहीं लगाते, डायरेक्ट ये AA का नियम ही लगा देते हैं। मतलब यही से ये वाले नियम भी हम लिख सकते हैं कि ये नियम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाले नियम नहीं होते, ये वाले नियम भी अपने पास मौजूद हैं। अब जब अपने पास एक एंगल पता होता है तो केवल एक ही नियम बनता है। जब एक एंगल पता है तो ध्यान रखना है वो एंगल है वो हमेशा दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ASS तो ये समरूपता का नियम नहीं कहलाएगा। अगर लिखा हुआ है SSA तो ये भी समरूपता का नियम नहीं कहलाएगा। यानी अगर अपने पास 2 एंगल है तो उसके साथ में भुजा होती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 एंगल पता है मतलब वो समरूप है। उसके अलावा अगर एक एंगल पता है तो ध्यान रखना है वो एंगल है वो हमेशा 2 भुजाओं के बीच में ही आएगा। यानी SAS का नियम बनेगा, कभी भी ASS का नियम नहीं बनेगा और SSA का नियम भी नहीं बनेगा। और एक अपने पास होता है RHS, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नियम तो होते हैं जिसके अंदर से हम 1 2 3 4 और 5 नियम लगाते हैं, और 1 और 2 ये वाले नियम है वो नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये अपने पास समरूपता के कुछ नियम थे, कसौटी थी और सिद्धांत थे जिनको हमें याद रखना है और इन्हीं की सहायता से हमें त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अब अपने सवाल पे आते हैं। कहा गया है कि PQ और RS समांतर हैं, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। हमें त्रिभुज POQ और SOR को समरूप सिद्ध करना है। POQ और SOR इन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। यानी दिया हुआ क्या है अपने पास, जब भी हमें कोई सवाल सिद्ध करने का दिया जाता है तो वहां पर हमें गिवन क्या है वो लिखना है, उसके बाद में प्रूव क्या करना है वो लिखना है। अगर सवाल के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रचना कर रहे हैं तो वो भी लिखनी है, और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है, उसकी उत्पत्ति लिखनी है। तो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है अपने पास कि PQ समांतर RS, कि PQ तथा RS आपस में क्या दिए हुए हैं, समांतर दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ट्राइंगल POQ स्वरूप है ट्राइंगल SOR, ये हमें सिद्ध करना है। सॉल्व करते हैं इसे। देखना, अगर हम ट्राइंगल POQ वो ट्राइंगल SOR की बात करें, अगर इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखना ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में क्या दी गई है, समांतर। तो यहाँ पर देखना QPO यानी OPQ ये वाला कोण और OSR या RSO ये वाला जो कोण है वो आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास जेड की आकृति बन रही है। यानी जब भी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और वहां पर अपने पास अगर जेड की आकृति बनती है तो वहां पर हम कहते हैं कि ये जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। यानी OPQ और RSO ये अपने पास जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो P पर बनने वाला एंगल है
वो और जो एस पर बनने वाला एंगल है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। पर इसका रीजन भी पीछे लिखना है। रीजन है कि ये एकांतर कोण है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसके लिए भी सेम वही कि ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण है। सेम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि Q पर बनने वाला कोण और R पर बनने वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसके लिए भी कहेंगे कि ये कोण कैसे हैं, एकांतर। हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि जो O पर अपने पास कोण बनेंगे, तो O पर ये जो शीर्ष है वो क्या है, बराबर है। तो कहेंगे कि जो O पर बनने वाला कोण है वो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो O पर जो कोण बन रहा है वो अपने पास शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि O पर बनने वाला कोण है वो है अपने पास शीर्षाभिमुख। वैसे हमने दो कोण निकाल दिए थे तो तीसरे को तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। डबल ए के नियम के द्वारा भी इनको समरूप लिख सकते थे, लेकिन अब अगर अपने पास तीसरा कोण है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है, तो उसको आसानी से लिख देते हैं। अगर ये एंगल निकालने के लिए अपने को इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी होती, अगर भुजाओं को वगैरह को अरेंज करना होता, तो बेवजह हम तीसरा एंगल नहीं ढूंढते, दो एंगल की सहायता से भी इसको समरूप कह सकते थे। लेकिन तीसरा एंगल अपने डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसको आसानी से हम लिख सकते थे, इसलिए हमने तीसरे एंगल को भी लिख दिया है। यानी अपने पास ए के नियम से, इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है, देखना पी ओ क्यू, तो एस ओ आर, देखना क्रम सेम लेना है कि जब हम इनको समरूप लिखते हैं, यानी यहां पर हमने लिखा पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, तो ध्यान रखना है कि ये जो इनका क्रम है तो कौन है वो इसी क्रम में रखे गए हैं कि जो एंगल पी है वो एंगल एस के बराबर होगा। हमने पी किसके बराबर कहा है, एस के बराबर। ओ है वो ओ के बराबर होगा, तो ओ है वो ओ के बराबर है, और क्यू है वो आर के बराबर होगा। क्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। यानी जो ये इसका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आगे वाला जो पॉइंट है वो इसके आगे वाले पॉइंट के बराबर होगा, इसके जो बीच वाला पॉइंट है वो इसके बीच वाले पॉइंट के बराबर होगा, और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इसके लास्ट वाले पॉइंट के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम दो दो बिंदुओं की सहायता से भुजा लिखते हैं, जैसे पी ओ तो वो किसके बराबर होगी, एस ओ के। यहाँ से अगर हम लिखते हैं ओ क्यू तो वो किसके बराबर होगी, ओ आर के। यहाँ से हम लिखते हैं पी क्यू तो वो किसके बराबर होगी, एस आर के। ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो क्रम है वो अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में कोण P ज्ञात करना है। ये वाला एंगल, ये जो P पर जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। देखना यहाँ पर कुछ भुजाओं का वगैरह अनुपात दिया हुआ है अपने पास, इन भुजाओं का अनुपात देखते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी और PQR की बात करें, त्रिभुज एबीसी और PQR में देखते हैं तो यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजाएं दी हुई हैं। हमें क्या करना है, इन भुजाओं का एक बार के लिए अनुपात लिख देना है कि भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, कि भुजाओं के मान दिए हैं तो वहां पर हम अनुपात लिखने की कोशिश करते हैं। देखना इधर 3.8 है, यहाँ पर देखते हैं तो 7.6 है। नॉर्मली पहले चेक कर लेते हैं, ये 3√3 है और ये 6√3 है, ये 6 है, ये 12 है। तो नॉर्मली देखते हैं तो जो जो मान इस त्रिभुज के अंदर दिए हैं उसके दुगने मान यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी भुजाएं है वो एक समान अनुपात में है कि अगर इसको एक लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2। यानी अनुपात अगर लिखने जाएंगे तो अपने पास आएगा 1/2। यानी इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ से भी अनुपात बराबर, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर। यानी एस 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 के नियम के द्वारा ये अपने पास क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब हमें कौन पी पूछा है, यानी पी पर बनने वाला कौन। अब हमें चेक करना है कि ए है वो इसके अंदर कौन से एंगल के बराबर है, बी है वो इसके अंदर कौन से एंगल के बराबर है, और जो सी है वो इसके अंदर कौन से एंगल के बराबर है। तो पहले हम लिखते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में अपने पास क्या है। ट्राइंगल एबीसी में अपने पास जो एंगल ए है वो लिखा हुआ है 80 डिग्री, एंगल बी है वो लिखा हुआ है 60 डिग्री,
एंगल सी, तो एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 60 डिग्री, यानी एंगल सी बराबर आ गया अपने पास 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अपने पास एंगल सी है वो आया है 40 डिग्री, यानी तीसरा एंगल हमें इसके अंदर पता नहीं था तो इसका हमने मान निकाल दिया। ये कितना आ गया अपने पास 40 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों की अगर हम तुलना करते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, ABC व PQR में फिलहाल हमें क्रम का पता नहीं है, हमने त्रिभुज के केवल हमने क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों जो त्रिभुजों के नाम हैं उनके जो नाम है वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनको समरूप लिखेंगे तो ABC समरूप PQR आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एंगल A है वो P के बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है, B है वो Q के बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है, और C है वो R के बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ABC और PQR इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनके नाम लिखने थे तो क्रम के अंदर ही लिखे हैं ABC और PQR। अब इसके अंदर भुजाओं के अनुपात देखते हैं। अगर हम AB के बटे में लिखते हैं, AB के बटे में लिखते हैं RQ, AB के बटे में क्या लिखते हैं RQ, AB के बटे में क्या लिखा RQ। तो AB का मान कितना है अपने पास 3.8 और RQ का मान है अपने पास 7.6, यानी यहां से काटेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2। तो AB और RQ का अनुपात कितना है अपने पास 1/2। वैसे ही अगर मैं BC का अनुपात लिखता हूं PQ के साथ, BC का अनुपात किसके साथ लिखें PQ के साथ, BC का अनुपात किसके साथ लिख रहे हैं PQ के साथ। तो BC का मान अपने पास कितना है, BC का मान है 6 और PQ का मान कितना है 12, यानी यहां से भी अनुपात कितना आएगा 1/2। और वैसे ही हम अनुपात लिखते हैं AC का अनुपात लिखते हैं RP या PR के साथ। तो AC का मान है अपने पास 3√3 और PR का मान है अपने पास 6√3। √3 से √3 गया, 3 से 6 गया, यानी ये भी आया अपने पास 1/2। यानी तीनों भुजाओं का हमने अनुपात लिखा है और तीनों से मान हमें 1/2 मिला है, यानी तीनों भुजाएं हैं वो अपने पास क्या है समानुपाती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटे RQ बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे PR। अनुपात कितना आ रहा है 1/2। तीनों अनुपात बराबर हैं, यानी भुजा भुजा भुजा। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो अपने पास समरूप हैं, यानी भुजा 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 के नियम द्वारा दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एंगल A किसके बराबर है, B किसके बराबर है और C किसके बराबर है। एंगल A देखना 3.8 और 3√3 के बीच में है, यानी 3.8 अपने पास क्या है 7.6 बन गया, और 3√3 है वो क्या बन गया है 6√3। तो इनके बीच में कौन है वो A के बराबर है, यानी A किसके बराबर आ जाएगा R के बराबर, A किसके बराबर आ जाएगा R के बराबर। तो कहेंगे कि कोण A बराबर क्या है कोण R। एंगल A है वो किसके बराबर है R के बराबर है। अब एंगल B की बात करते हैं, B है वो 3.8 और 6 से घिरा हुआ है, तो 3.8 का तो 7.6 हो गया है और 6 का क्या हो गया है 12, यानी जो एंगल B है वो अपने पास Q के बराबर हो जाएगा। एंगल B है वो किसके बराबर हो जाएगा Q के बराबर हो जाएगा। B और Q आपस में बराबर हो गए, तो वैसे ही 3√3 और 6 के बीच में है, तो 6√3 और 12 के बीच में क्या आ जाएगा P। तो एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर। एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर। हमें एंगल P की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी एंगल P की। तो एंगल P है वो एंगल C के बराबर आया है, तो एंगल C हम निकाल चुके हैं, तो एंगल C बराबर 40 है। तो यानी कह सकते हैं अतः एंगल P बराबर अपने पास हो जाएगा
40 डिग्री, यानी कोण P का मान अपने पास कितना आएगा 40 डिग्री। किस प्रकार से निकाला कि ये अपने पास त्रिभुज ABC था, दो कोण पता थे, तीसरा कोण निकाल दिया 40 डिग्री आ गया। फिर अगर दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं, दोनों त्रिभुजों की हम क्या करते हैं तुलना, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि तीनों भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर आ रहा है। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर था, 1/2 आया, तो उसके द्वारा दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गए समरूप हो गए। तो हमने एंगल A है वो R के बराबर बताया, B है वो Q के बराबर बताया और C है वो P के बराबर बताया। क्यों? क्योंकि जो दोनों साइड की भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है, जो एंगल होगा उनके बीच में होगा। ऐसा नहीं कि एक को R से लिख देंगे, C को Q से लिखेंगे और B को P से, कि इनकी संगत स्थिति एक समान दिख रही है। संगत स्थिति से मतलब नहीं है कि कौन जिन भुजाओं के मध्य में बन रहा है उन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो एंगल उनके बीच में ही बनेगा। यानी 80 डिग्री है वो 3.8 और 3√6 से गिरा हुआ है, तो यहाँ पर इनका अनुपात 1/2 था, तो ये जो एंगल होगा इसके अंदर वो 7.6 और 6√3 से गिरा होगा, तो ये वाला एंगल तो बराबर था। फिर ये जो 60 डिग्री है वो 3.8 और 6 से गिरा हुआ है, यानी इसके अंदर वो एंगल होगा जो 7.6 और 12 से गिरा होगा, तो 7.6 और 12 से गिरा हुआ एंगल क्या है Q। तो अपने पास B किसके बराबर हो जाएगा Q के, तो उसी प्रकार से C है वो किसके बराबर हो जाएगा P के। यहाँ से अगर हम इनको समरूप लिखना चाहते हैं तो देखना समरूप का क्रम क्या लिखेंगे। अगर ABC लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC, तो इसके समरूप में त्रिभुज कौन सा लिखा जाएगा, A के स्थान पर R लिखना है, B के स्थान पर Q लिखना है और C के स्थान पर P लिखना है, यानी त्रिभुज हो जाएगा RQP। ये ध्यान रखना है, PQR नहीं होगा, क्या हो जाएगा RQP। तो जब भी हम ये समरूप लिखते हैं तो वहां पर हमें क्रम का ध्यान रखना है। इन दोनों त्रिभुजों की हमने तुलना की थी, तो जरूरी नहीं कि ABC है वो PQR के समान आए, ABC है वो PQR के समरूप आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एंगल A है वो P के बराबर आए, ये भी अपने पास फिक्स नहीं दिया हुआ है। B है वो Q के बराबर आ गया है और C है वो P के बराबर आया है और A है वो R के बराबर आया है, यानी क्रम है वो बदल गया है। इन दोनों त्रिभुजों की हमने स्टार्ट में तुलना की थी, लेकिन ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं आए, इनका क्रम बदल गया। ये PQR का क्या हो गया है अपने पास RQP। तो ये ध्यान रखना है, जब भी समरूप लिखते हैं तो उनका जो क्रम होता है बिंदुओं का वो एकदम सही रखना है, क्योंकि क्रम के आधार पर ही उनके कोण को हम क्या लिखते हैं बराबर लिखते हैं। आगे वाला कोण है वो आगे वाले कोण के बराबर, पीछे वाला कोण है वो पीछे वाले कोण के बराबर और बीच वाला कोण है वो बीच वाले कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में OA डॉट OB, OA डॉट OB बराबर दिया हुआ है OC डॉट OD। दर्शाना है कि एंगल A बराबर C है और एंगल B बराबर D है। देखना अपने पास दिया हुआ क्या है, जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है अपने पास OA डॉट OB बराबर दिया हुआ है OC डॉट OD, ये अपने पास दिया हुआ है। इसके साथ में हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A है वो एंगल C के बराबर, एंगल A बराबर एंगल C, और एंगल B है वो एंगल D के बराबर है, कि एंगल A है वो C के बराबर है और B है वो D के बराबर है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास दिया हुआ है कि OA डॉट OB और OC डॉट OD, यानी इन दो भुजाओं का गुणा यहाँ दिया हुआ है और बराबर में इन दो भुजाओं का गुणा दिया हुआ है। क्या यहाँ से हम इनको एक दूसरे के बटे में भेज सकते हैं? अगर यहाँ से हम लिखते हैं तो O से यहाँ पर गुणा में था, बराबर की इधर आ गया तो भाग में, और O भी इधर गुणा में था, उधर गया तो भाग में, यानी इसको इसके बटे में लाया है, इसको इसके बटे में भेजा है। ऐसा करने पर अपने पास क्या आया, OA बटे OC, OA बटे में OC और OD बटे OB, OD बटे में OB, यानी एक तो इधर वाला त्रिभुज बन रहा है और एक अपने पास इधर वाला त्रिभुज बन रहा है। जब हम OA और OC की बात करते हैं तो OA है वो इधर वाले त्रिभुज में आ गया, OC है वो इधर वाले त्रिभुज में आ गया। OD और OB, OD है वो छोटे वाले त्रिभुज में और OB है वो बड़े वाले त्रिभुज में,
यानी ये अपने पास दो त्रिभुजों की, दो भुजाओं के अपने पास क्या है, अनुपात है। यानी अगर हम त्रिभुजों की बात करते हैं कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, देखना ये क्रम अगर आपने इनको समरूप भी बता दिया तो जरूरी नहीं कि ये इन दोनों का क्रम यही रहेगा, इनका क्रम बदल सकता है। जो हम लास्ट में समरूप लिखेंगे वहां पर यही वाला क्रम लिखे, ये अपने पास आवश्यक नहीं है। देखना अगर हम त्रिभुज AOD और BOC की बात करते हैं, AOD और BOC की, तो यहाँ पर अपने पास अनुपात दिया हुआ है OA बटे में OC और OD बटे में OB, यानी दो भुजाओं का अनुपात अपने पास बराबर है। और ये O पर जो एंगल बन रहा है वो अपने पास शीर्षाभिमुख कोण है। देखना ये वाला जो कोण है वो दोनों के अंदर शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि एंगल O बराबर एंगल O, लिखेंगे शीर्षाभिमुख। देखना अगर उस वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो भुजा है अपने पास OA, यानी ये वाली भुजा, और एक है अपने पास OD, OA और OD, और उसके बीच में एंगल बन रहा है O, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और बीच में एंगल बन रहा है। सेम इसके अंदर है OC और OB, OC मतलब ये वाली भुजा और OB मतलब ये वाली भुजा, और उसके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। यानी दोनों साइड वाली भुजा पता है और उनके बीच का एंगल पता है, यानी साइड वाली भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आ रहा है और बीच वाला एंगल है वो बराबर आ रहा है। यानी यहाँ पर अपने पास नियम लगेगा वो होगा SAS। तो SAS के नियम के अनुसार, SAS के नियमानुसार, SAS के नियमानुसार अब त्रिभुज का क्रम क्या लिखना है वो महत्वपूर्ण है अपने लिए। देखना अगर पहला त्रिभुज हम लिखते हैं AOD, ये पहला वाला सेम लिखते हैं कि त्रिभुज है अपने पास AOD समरूप। अब एंगल O है वो दोनों में बराबर है, यानी एंगल O है उसको तो हमें बीच में ही रखना है। अब इसके आगे वाला पॉइंट क्या होगा और पीछे वाला पॉइंट क्या होगा तो वो हम भुजा से देखेंगे। देखना A वाले स्थान पर क्या लिखा हुआ अपने पास, C वाला पॉइंट है। O की जगह वो लिखा है तो A वाली पॉइंट पर क्या है, C वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पर A की जगह क्या लिखा जाएगा, C, और D वाला पॉइंट है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, B। मतलब ट्राइंगल हो जाएगा AOD समरूप त्रिभुज COB, कि एंगल AOD जो त्रिभुज है अपने पास AOD वो किसके बराबर होगा, COB के बराबर। जब हमने यहाँ पर ये त्रिभुज लिखे थे तो पहले ही कहा था कि इनका क्रम यही आए, ये जरूरी नहीं है। ये वाला क्रम तो हम यही रख सकते हैं, लेकिन पीछे वाले त्रिभुज का क्रम यही रहेगा यह आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि उसका क्रम बदल जाए। स्टार्टिंग में जब हमने सवाल स्टार्ट किया था तब हमें पता नहीं था कि ये क्रम आएगा या ये तो दूसरा क्रम आएगा, तो हमने केवल इसको नाम दिया था BOC। जब हमने इसको चेक किया, उनके क्रम देखे भुजाओं के और कोण के, तो अपने पास इसका भी क्रम बदल गया और ये BOC की नहीं होगा, क्या हो जाएगा, COB, क्योंकि एंगल A है वो C के बराबर हो जाएगा, अब O है वो O के बराबर होगा और D है वो B के बराबर होगा। यानी दोनों त्रिभुज अब क्या आ गए अपने पास, समरूप आ गए हैं। अब हमें कहा है कि एंगल A है वो C के बराबर दिखाना है। दोनों त्रिभुज अपने पास समरूप आए हैं, यानी आगे वाला पॉइंट है वो इसके आगे वाले पॉइंट के बराबर, बीच वाला पॉइंट है वो इसके बीच वाले पॉइंट के बराबर, और लास्ट वाला पॉइंट है वो इसके लास्ट वाले पॉइंट के बराबर। यानी एंगल A बराबर एंगल C, O बराबर O लिख चुके हैं और D बराबर क्या हो जाएगा, B। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जो एंगल A है वो बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C, और जो एंगल B है वो जाएगा अपने पास एंगल B। यही हमें सिद्ध करना। यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया, नियम कौन सा लगा, SAS, और उसके आधार पर हमने इसका क्रम क्या लिखा, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। जब हम ये त्रिभुज लिखते हैं तो आप सवाल के अंदर ऐसा कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि सवाल के अंदर आपके मिस्टेक ना हो, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से हटानी है तो आप यहाँ पर त्रिभुज BOC है, आगे वाले त्रिभुज को तो सेम ऐसे ही लिखना है, पीछे वाला त्रिभुज है उसको आप चाहे तो पेंसिल से नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जो क्रम मिलेगा उसी क्रम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि BOC से COB ये लिखोगे, हो सकता है दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाए कि ये कैसे हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज अपने पास यहाँ पर समरूप आते हैं वही त्रिभुज यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। तो ये जो पीछे वाला ट्राइंगल है उसको आप चाहे तो एक बार के लिए पेंसिल से नोट कर लेना, जब दोनों ट्राइंगल समरूप आते हैं तो वो समरूप का उसका क्रम क्या है वो क्रम ही हमें यहाँ पर लिख देना है।
तो आप इसको COB भी लिख सकते हैं। तो उसके आधार पर क्या होगा कि A है वो C के बराबर हो जाएगा, D है वो B के बराबर हो जाएगा। पास 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखना अपने पास जो बल्ब है वो 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है और वो खंबे पर लगा हुआ है, मतलब खंबे की ऊंचाई मानी कि हमने 3.6 मीटर। ठीक है, तो 3.6 मीटर का हम खंबा बनाते हैं। अब जो खंबा खड़ा होगा वो अपने पास 90 के कोण पर ही बनेगा। खंबा कितने पर बनेगा? 90 के कोण पर। खंबा तो सीधा ही खड़ा होता है। तो माना कि ये अपने पास खंबा है जिसका हमने नाम दिया है AB। थोड़ा इधर बना लेते हैं। इसको नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B। अपने पास खंबा है AB और इसकी ऊंचाई है अपने पास 3.6 मीटर। यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3.6 मीटर। अब कहा है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की इस खंबे के आधार से चलना स्टार्ट करती है। चलते समय उसकी स्पीड होती है 1.2 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड के बाद में उसकी छाया ज्ञात करनी है। तो माना कि 4 सेकंड के बाद में वो यहाँ पर आई है। 4 सेकंड के बाद में कहाँ पर पहुंची? यहाँ पर। इसको नाम दिया हमने D और ये वाला पॉइंट अपने पास हो जाएगा C। यहाँ पर लड़की पहुंच गई है तो ये माना लड़की की हाइट है। यहाँ पर पहुंचने पर लड़की की हाइट क्या हो गई? ये। और लड़की की हाइट दी है 90 सेंटीमीटर। अब ये भी मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा 0.9 मीटर। ये लड़की की हाइट है और ये हाइट है तो यहाँ से इसकी छाया बनेगी। तो ये माना कि यहाँ से यहाँ तक उसकी ये क्या बन रही है? छाया बन रही है। अब छाया कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो माना कि ये छाया अपने पास कितनी हो गई? x हो गई। ये यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था। यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में पहुंची है। 1 सेकंड में 1.2 मीटर पर सेकंड चलती है तो 4 सेकंड में हो जाएगा 12 चौक 48। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है जो इसने तय की है वो हो जाएगी 4.8। यहाँ से यहाँ तक जो D वाला पॉइंट है यहाँ तक अगर ये पहुँचती है तो कितनी दूरी तय करती है? 4.8 मीटर। ये इसकी हाइट होगी 0.9 और ये होगी खंबे की हाइट। हमें x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अगर यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों के समरूप बता दें, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको, इन दोनों को अगर हम समरूप बताते हैं तो यहाँ से हम ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। देखना यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि 4.8 मीटर कहाँ से आया। कहा है कि चाल कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दी है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड में तय दूरी तो वो हो जाएगी 4 इंटू 1.2 गुणा किया तो अपने पास आ गया 4.8 मीटर। दूरी है मीटर में आ जाएगी तो यहाँ से हमने लिखा 4.8 मीटर। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। यानी हम दोनों त्रिभुजों की अगर तुलना करते हैं, त्रिभुज ABC और EDC की हम तुलना करते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE। देखना वापस वही बात कि जब हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे तो जरूरी नहीं इनका क्रम यही आए। इसके लिए जो एंगल है वो चेंज हो सकते हैं तो जो पीछे वाला त्रिभुज है उसका क्रम भी बदल सकता है। तो ट्राई करना ये पेंसिल के अंदर लिखे और जब समरूप आ जाए तो समरूप के अंदर जो क्रम मिलता है वो इस त्रिभुज की जगह लिख देना है ताकि आपको लिखने के अंदर सुविधा रहे। देखना ट्राइंगल ABC और CD की तुलना करते हैं कि ABC और CD के अंदर हम देखते हैं कि जो अपने पास एंगल A है वो D के बराबर ही होगा क्योंकि खंबा खड़ा होता है वो सीधा खड़ा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि पीसा की झुकी मीनारी होती है सब जगह। 90 का कोण ही बनेगा A पर। खंबा सीधा है मतलब A पर 90 का कोण बना है और जो D है वहां पर भी 90 का कोण बनेगा क्योंकि हर कोई तो माइकल जैक्सन की तरह झुक नहीं सकता। तो जो लड़की है माना कि सीधी खड़ी है तो D की जगह भी 90 का कोण बनेगा और A की जगह भी 90 का कोण बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल D के। लिखेंगे समकोण त्रिभुज।
समकोण है। और समकोण क्यों है वो आप चाहे तो यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं कि खंबा तथा लड़की ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं खंबा तथा लड़की हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़े होंगे, कि खंबा भी हमेशा ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होता है, लड़की है वो भी ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी। यानी एंगल है वो कितना बनेगा दोनों के अंदर, 90 का बन जाएगा। इसके साथ में हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी है वो त्रिभुज एबीसी में भी आ रहा है और सीडी में भी आ रहा है। यानी लिख सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल सी, लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। दो कोण पता है तो तीसरा तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे डायरेक्ट जब हमें एंगल ए पता चला था तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं, क्योंकि आरएचएस के नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। केवल एक एंगल पता होता चाहिए 90 का, अगर एक एंगल आपको 90 का पता है तब भी हम उसको आरएचएस के नियम के द्वारा समरूप कह सकते हैं। तो एंगल ए है वो डी के बराबर हो गया, एंगल सी है वो सी के बराबर हो गया, यानी ए के नियमानुसार। ए के नियमानुसार जो पहला त्रिभुज है वो तो ऐसे ही लिख देते हैं ए बी सी समरूप। दूसरा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लिखेंगे तो उसका क्रम ध्यान रखना है कि एंगल ए है वो किसके बराबर आया है, डी के बराबर आया है, तो ए वाली पोजीशन पर आप लिखेंगे डी, फिर सी वाली पोजीशन पर सी लिखना है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा, सी रहेगा। तो जो बीच वाला पॉइंट है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये हो गया अपने पास डी बी सी, यानी ए बी सी के साथ में क्रम लिखना है तो ए की जगह पर अपने पास आ जाएगा डी और सी वाली पोजीशन पर एंगल सी, तो बीच में बी वाली जगह पर भी क्या आ जाएगा, बी। यानी एंगल ए है वो डी के बराबर आ गया, बी है वो बी के बराबर आ गया और सी है वो सी के बराबर आ गया। अपने पास देखना बी नहीं था, त्रिभुज था सी डी ई, तो डी तो आ गया है और लास्ट वाला पॉइंट सी है तो लास्ट वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, सी। अब साथ में बी की जगह क्या बचा, बी की जगह पर अपने पास बचा है इसके अंदर ई, यानी ये हो जाएगा डी ई सी, यानी त्रिभुज एबीसी किसके समरूप आ जाएगा, डी ई सी के। एंगल ए है वो डी के बराबर था तो ए वाली पोजीशन पे डी लिख दिया, सी वाली पोजीशन पे सी लिखना था, यानी लास्ट वाला पॉइंट इसके अंदर सी लिखा है तो इसके अंदर भी लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, सी। अब पीछे जो एंगल बचा है वो लिख देना है, तो बी की जगह अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ई, क्योंकि सी डी त्रिभुज था, डी लिख दिया था, सी लिख दिया था, तो क्या बचा था ई, वो यहाँ पर हमने बीच में लिखा। यानी एंगल ए है वो डी के बराबर आ जाएगा, बी है वो ई के बराबर आ जाएगा और सी है वो सी के बराबर रहेगा। यहाँ से हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी डीसी या सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें या तो डीसी पता होना चाहिए या फिर सीडी पता होना चाहिए। यहाँ से अगर ये समरूप है तो एंगल तो बराबर होंगे ही, जो संगत कोण है, जो समान स्थिति पर कोण स्थित है वो बराबर होंगे, साथ में इनका अनुपात यानी ए बी बटे में डीई, ए बी के बटे में क्या लिखेंगे डीई, और बी सी के बटे में पीछे वाले दो पॉइंट है तो इसके पीछे वाले दो पॉइंट ई सी, ये भी बराबर होगा, और ए सी, ए और सी बटे में हो जाएगा डी और सी। यानी अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, तो ये भुजाओं का हमने अनुपात लिखा वो भी क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ से हमें निकालना क्या है डीसी, तो डीसी वाला पॉइंट देखते हैं, डीसी वाला पॉइंट अपने पास यहाँ पर है, यानी ये वाला अनुपात हमें काम में लेना है और इसके बराबर में वो मान लेना है जो हमें पता है, ए बी का मान हमें पता है और बटे में डी, ये वाला मान भी हमें पता है, यानी इसकी और इसकी तुलना करनी है। ये बेवजह अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि बीसी का मान अपने पास दिया हुआ नहीं है, ईसी का मान वो भी अपने पास दिया हुआ नहीं है। इस अनुपात के अंदर हमें वैल्यू पता नहीं है तो ये बीच वाला अनुपात हम काम में नहीं लेंगे, इन दोनों की ही हम तुलना करते हैं। यानी लिख सकते हैं कि ए बी बटे में डीई बराबर ए सी बटे में डी सी। ए बी की जगह कितना रखें, ए बी का मान है अपने पास 3.6 बटे में डीई का मान है अपने पास 0.9 बराबर ए सी की जगह कितना लिखा हुआ है, ए सी यानी ये पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, तो 4.8 तो ये है, उसके अंदर क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, यानी ये हो जाएगा
4.8 प्लस x और बटे में क्या लिखना है DC। DC की वैल्यू अपने पास क्या है x है। यहां से आप चाहे तो पहले इसको काट सकते हैं, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 9 का भाग देंगे 36 में, तो ये अपने पास आएगा 4 बराबर 4.8 प्लस x और बटे में आ जाएगा x। भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में 4x बराबर 4.8 प्लस का x, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4.8, तो x बराबर आएगा 4.8 बटे में 3, यानी प्लस का x था उधर गया तो माइनस में, तो 4x में से एक x गया तो 3x, इधर बचा 4.8, 3 गुणा में था इधर भेजा तो भाग में। अब 4.8 में 3 का भाग देना है। अब 4.8 में अगर 3 का भाग देते हैं यानी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी यहाँ से जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा 1.6 बार। एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया पॉइंट, यानी अपने पास जो x की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 1.6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी थी ये हो जाएगी 1.6 मीटर, यानी जो छाया की लंबाई है वो हम कितनी लिखेंगे 1.6 मीटर। यानी लड़की अगर 0.9 मीटर की है और वो यहाँ से यहाँ तक 4.8 मीटर चलकर आई है और यहाँ पर जो खंबा है वो 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ से इसकी जो छाया बनेगी वो कितनी बन जाएगी 1.6 मीटर। ये होगी उस लड़की की छाया की लंबाई। क्या करना है, पहले जो मान थे वो इसके अंदर लिख देना है, दो त्रिभुज बन जाते हैं, दोनों की तुलना की है, दोनों की तुलना करने पर ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप आ जाते हैं। RHS के नियम के द्वारा भी लिख सकते हैं और AA के नियम से भी दोनों को समरूप लिख सकते हैं। फिर जो समरूप का हमने जो क्रम लिखा है वहां से भुजाओं का अनुपात लिखा, उसके अंदर से एक तो मैं जो वैल्यू चाहिए थी उसका अनुपात लिया और जिसकी हमें वैल्यू पता थी उसका अनुपात लिया, उन दोनों की आपस में तुलना की, उसको कैलकुलेट किया तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 9 से काटा 4 बार है, भाग में था इधर गुणा में भेजा 4x हो गया, प्लस का x उधर भेजा तो माइनस का हो गया, 3 गुणा में था तो भाग में दे दिया। 4.8 में 3 का भाग दे, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं बटे में 0 लाते हैं तब भी होता है 48 बटे 30, और 48 में 30 का अगर भाग देंगे तो भी अपने पास वैल्यू कितनी आएगी 1.6, क्यों 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 बटे 10 और 16 बटे 10 मतलब 1.6। हमने डायरेक्ट 16 का ही 3 का ही भाग दिया है कि 3 का भाग 48 में दिया है तो 16 आता है, और एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। आकृति के अंदर CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। CM और RN, ये जो CM है और ये जो RN है वो त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है। दोनों त्रिभुज है उनकी क्या कहलाएगी ये माध्यिका। यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR, ये ABC और PQR जो पूरे त्रिभुज है बड़े वाले ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो सिद्ध करना है कि AMC यानी AMC ये वाला त्रिभुज और PNR ये वाला जो त्रिभुज है वो दोनों आपस में क्या है अपने पास समरूप है। देखना, हो सकता है आपके पास जो किताब के अंदर डायग्राम है वो सीधे बने हुए हो, हमने इसको उल्टे बनाए हैं। क्रम चाहे किसी भी प्रकार का हो, उल्टा हो या सीधा हो, हमें त्रिभुज के अंदर जो पॉइंट है उन पॉइंट को लेना है, उनके सीधे या उल्टे बने होने से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संगत स्थिति नहीं देखते हैं, हम संगत कोणों को उनकी भुजाओं के आधार पर देखते हैं कि उनके साइड वाली जो भुजा है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, तो उनके बीच वाला एंगल भी दोनों के अंदर क्या हो जाएगा बराबर। त्रिभुज ABC और PQR अपने पास समरूप दिया हुआ है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये अपने पास दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A बराबर P है, B बराबर Q है और C बराबर R है। AB बटे PQ लिख सकते हैं, BC बटे QR लिख सकते हैं और AC बटे PR लिख सकते हैं। कहाँ से, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, कि AMC
और PNR, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हल करते हैं, इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेते हैं। अब की बार हमें इनको समरूप सिद्ध करना है तो यही वाले त्रिभुज लेते हैं। अब की बार क्रम हमें अपनी इच्छा से लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR। देखना, जब इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो अपने पास एंगल A है वो P के बराबर आना चाहिए। एंगल A है वो किसके बराबर आना चाहिए? P के बराबर। और एंगल A है वो P के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? ये अपने पास जो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC है वो PQR के बराबर है, तो एंगल A है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल P के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल A है, तो एंगल A है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल P के। एंगल A और एंगल P आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। हमने कहा है कि A है वो P के बराबर है, क्यों है उसका रीजन पीछे लिख देना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो आगे वाला पॉइंट है वो आगे वाले पॉइंट के बराबर, तो A है वो P के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल A है वो एंगल P के बराबर। उसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं? देखना, M और N के बारे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, C और R के बारे में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी जो समरूप दिया हुआ है वहां से कौन तो हम केवल यही लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से केवल जो दूसरा काम कर सकते हैं वो है इनकी भुजाओं का अनुपात लिखना। यानी अगर ये एंगल A है वो एंगल P के बराबर आ गया है, इसके अलावा हमें दूसरे एंगल ये नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ में जो भुजा है ये, इनका अनुपात हमें बराबर लाना पड़ेगा, और इसके साथ में है ये, तो इसका अनुपात हमें बराबर लाना पड़ेगा। यानी AM और PN इसका अनुपात बराबर आना चाहिए, और AC और PR इसका अनुपात क्या आना चाहिए? बराबर। देखना, अपने पास त्रिभुज ABC है वो PQR के समान समरूप दिया हुआ है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये अपने पास दिया हुआ है, तो यहां से हम भुजाओं के अनुपात भी लिख सकते हैं। यहां से अगर हम भुजाओं के अनुपात लिखें तो अपने पास आएगा AB बटे में PQ और BC बटे में QR, यानी आगे वाले दो पॉइंट तो इसके भी आगे वाले दो पॉइंट, इसके पीछे वाले दो पॉइंट तो इसके भी पीछे वाले दो पॉइंट, फिर इसके पहले और लास्ट वाला पॉइंट यानी AC, तो इसके भी पहले और लास्ट वाला पॉइंट PR। देखना AB बटे PQ कहाँ पर है? AB और PQ, एक तो ये, और BC और QR, BC और QR। देखना BC और QR तो अपने कहीं पर मदद में भी नहीं आ रहा है, अपने पास केवल जो हेल्प चाहिए वो इस ऊपर वाले ट्राइंगल की चाहिए, तो इसके अंदर कहीं पर BC की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, QR की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मतलब ये वाला अनुपात है वो अपने किसी काम का नहीं है, ये वाला अनुपात अपने काम का नहीं है। हम AB PQ और AC PR की आवश्यकता है। AC और PR इसका अनुपात तो बराबर हो गया, मतलब साइड वाला एक भाग अपने क्या आ गया? बराबर आ गया, यहाँ से अनुपात बराबर मिल गया है, ये कोण भी बराबर मिला है, यानी हमें कैसे भी करके इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का हमें अनुपात बराबर दिखाना है, और वो अनुपात हम निकालेंगे AB और PQ से। देखना, अगर AB और PQ के अंदर हम 2 का भाग देते हैं, यानी यहाँ पर हम करते हैं AB के बटे में 2 और PQ के बटे में 2, और बराबर में लिखते हैं AC बटे PR। इसकी जरूरत नहीं थी तो इसको हटा दिया, केवल हम ये 2 भाग ही काम में ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 का भाग इधर भी दिया, 2 का भाग इधर भी दिया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वापस AB बटे PQ ही आएगा। लेकिन जैसे ही हमने 2 का भाग दिया है तो AB के 2 टुकड़े हो गए, यानी AB का आधा भाग आ गया, तो AB का आधा भाग क्या आएगा? BM भी आएगा और AM भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो माध्यिका है CM, जो सवाल में लिखा हुआ है कि जो CM है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करती है कि आधार के 2 बराबर टुकड़े करती है, यानी AM और BM 2 बराबर भाग होंगे, और ये दोनों किसके टुकड़े हैं? AB के, यानी AB का आधा टुकड़ा ये है, AB का आधा टुकड़ा ये है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB बटे 2 अपने पास कितना आ जाएगा? AM आ जाएगा, और PQ के बटे में 2, यानी PQ ये पूरा था, इसके 2 बराबर भाग हुए हैं, तो क्या आ जाएगा? PN। PQ के 2 बराबर भाग किए, PQ का आधा किया, तो अपने पास क्या आ गया है? PN आ गया है, और ये आया अपने पास AC बटे PR। इसका रीजन पीछे लिख सकते हैं,
कि अगर हम ए बी बटे 2 करते हैं, कि ए बी बटे 2 किया तो ए एम क्यू आया, तो लिखना है कि जो सी एम है वो क्या है, माध्यिका है ए बी की। तो माध्यिका क्या करती है, आधार के बराबर टुकड़े करती है। तो लिखेंगे माध्यिका आधार को समद्विभाजित करती है। दोनों के लिए लिख सकते हैं कि ए बी के अंदर 2 का भाग दिया तो ए एम आया है, पी क्यू के अंदर 2 का भाग दिया तो पी एन आया है। क्यों? क्योंकि माध्यिका थी, आधार के बराबर टुकड़े हो गए, तो आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर। 2 का भाग दिया मतलब आधा टुकड़ा ही लिखना है, तो आधा टुकड़ा यहाँ से लिखा हमने ए एम और यहाँ से लिखा पी एन। ये किसके बराबर आ गया, ए सी और पी आर के। मतलब यहाँ से इसका और इसका अनुपात बराबर आ गया, इसका और इसका अनुपात बराबर आ गया, और बीच वाला ये एंगल ऑलरेडी पहले से बराबर है, यानी एस ए एस। इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो लिखेंगे अतः एस ए एस के नियमानुसार, एस ए एस के नियम के हिसाब से हम कहेंगे कि जो त्रिभुज अपने पास ए एम सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर के, जो कि हमें सिद्ध करना था। हो गया। क्या किया, एंगल ये तो पहले से बराबर था, समरूप दिया था, और ये भुजाओं का अनुपात भी बराबर दिया था। कहाँ पर दिया था, जब दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हमें समरूप दिए थे तो वहां से इसका अनुपात बराबर आ गया था और ये वाला एंगल भी बराबर मिल गया था। हमें कहा केवल इस वाली भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना था, तो इस पूरी भुजा का अनुपात हमें सवाल में बराबर दिया हुआ था, तो हमने दोनों के अंदर 2 का भाग दे दिया, तो ये आधे आधे भाग है वो भी आपस में समानुपाती आ गए। तो ए एम के बटे में क्या मिला हमें, पी एन। तो यहाँ से हमने कहा कि ए एम बटे पी एन बराबर ए सी बटे पी आर। 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए और इनके बीच वाला जो कोण है वो भी अपने पास बराबर था। तो एस ए एस के नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तो सी एम बटे आर एम, यानी इसके बटे में ये आना चाहिए, मतलब माध्यिका का अनुपात बराबर आना चाहिए, और ए बी बटे पी क्यू, यानी ये जो आधार है जो ए बी और पी क्यू है उसका अनुपात भी बराबर आना चाहिए। देखना, अगर हम दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं तो ए बी के साथ में तो अपने पास पी क्यू ही रहेगा, कि ए बी और पी क्यू का तो अनुपात बराबर आ जाएगा। हमें केवल क्या करना है कि सी एम और आर एन का जो अनुपात है वो बराबर दिखाना है, यानी हमें सी एम और आर एन का अनुपात क्या दिखाना है, बराबर। अभी हम हल कर चुके हैं कि ये वाला जो त्रिभुज था, त्रिभुज ए एम सी, वो त्रिभुज अपने पास पी एन आर के समरूप आया है। ये जो अपना पिछला क्वेश्चन था ये, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो अपने पास पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ये मैं सवाल में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ था वहां से हमने इसका अनुपात लिखा, दिया हुआ था वहां से हमने क्या लिख दिया है, अनुपात लिख दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। देखना, हमें ए बी बटे पी क्यू चाहिए था, वो तो अपने पास आ गया है। इसके साथ में हमें चाहिए सी एम बटे आर एन, यानी ये वाले भाग की हमें जरूरत नहीं है, हमें सी एम और आर एन चाहिए। तो सी एम और आर एन ये तो कौन से त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, या तो इन त्रिभुजों की बात करें या फिर इन त्रिभुजों की बात करें। तो इनको तो हमें समरूप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको और इसको हम समरूप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम इनको समरूप सिद्ध कर चुके हैं, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ए एम सी और पी एन आर इनको समरूप बताया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। प्रश्न फर्स्ट। अभी हम डायरेक्ट प्रश्न 1 से लिख रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है, पहला वाला सवाल ही नहीं आता है, तो वापस आपको इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी है और यहाँ से हमें ये दोनों त्रिभुज पहले क्या दिखाना है, समरूप दिखाने हैं। फिलहाल हम ये समरूप सिद्ध कर चुके हैं, तो वापस हम इतना सब कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आपको इसके आगे हल भी करना है तो इन दोनों त्रिभुजों की हमें तुलना करनी पड़ेगी।
इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करोगे, यानी सवाल इसके आगे यहाँ से करना है। ये पूरा यहाँ से इन दोनों को पहले क्या दिखाएंगे, समरूप दिखा देंगे। फिलहाल हम समरूप सिद्ध कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिखा है कि प्रश्न 1 से AMC है वो PNR के समरूप आ रहा है। तो यहाँ से भी हम अनुपात लिख सकते हैं। अनुपात आ जाएगा अपने पास AM बटे में PN और MC बटे में NR। MC के बटे में क्या लिखा, NR, और AC के बटे में क्या लिखे, PR। AC के बटे में क्या लिखा है, PR। देखना इन दोनों की तुलना करते हैं। इसको अगर मैं समीकरण 1 कहता हूं, इसको कहूँ समीकरण 2, तो देखना दोनों के अंदर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो बराबर आ रही है। देखते हैं AC बटे PR इसमें भी है, AC बटे PR इसमें भी है, यानी ये जो सारे भाग हैं, ये अपने पास जो सारे भाग हैं वो सारे भाग आपस में क्या है, बराबर हैं। क्योंकि AC बटे PR का अनुपात इधर भी है, AC बटे PR का अनुपात इधर भी है, यानी AC बटे PR AB बटे BQ के बराबर भी है, BC बटे QR के बराबर भी है, AM बटे PN के बराबर भी है, MC बटे NR के बराबर भी है, यानी ये जो सभी भाग है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास आ जाएगा MC बटे NR बराबर AB बटे PQ। जो मैं उत्तर में चाहिए था उन दोनों की हमने आपस में तुलना कर दी है, उनको आपस में बराबर रखा है। पांचों में से जो मैं उत्तर में चाहिए था वो लिखा है। देखना यहाँ पर अपने पास CM लिखा हुआ है, यहाँ पर MC लिखा हुआ है, तो आप ये क्रम बदल सकते हैं क्योंकि भुजा की माप है, चाहे उसको CM लिखा या MC लिखे, माप तो वही रहने वाली है। तो इसको लिखा CM और इसको लिखा RS, बराबर में हो गया AB बटे PQ, जो कि हमें सिद्ध करना था। सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि छोटा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हमने प्रश्न 1 की सहायता ली है। अगर प्रश्न 1 की सहायता नहीं लेते हैं तो हमें इन दोनों त्रिभुजों का समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो हमें ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे और फिर उसकी तुलना करोगे, SAS का नियम लगाओगे, फिर इनको समरूप बताओगे और फिर इनका अनुपात लिखोगे। हमने ये अनुपात डायरेक्ट लिखा है क्योंकि हम इसके पहले वाले सवाल में ये वाला जो त्रिभुज है दोनों, उनको समरूप बता चुके थे, इसलिए हमने प्रश्न 1 की सहायता ली है। एग्जाम के अंदर अगर आपको डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाता है तो आपको ये सहायता नहीं लेनी है, वहां पर आपको इनको समरूप बताना पड़ेगा। यानी जो प्रश्न फर्स्ट है वो आपको यहाँ से पूरा का पूरा रिपीट करना है, उसके बाद में यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दी, ये भी AC बटे PR के बराबर था, ये भी AC बटे PR के बराबर था, यानी 1 2 3 4 5 ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो उसके अंदर से हमें जो उत्तर में चाहिए था वो अनुपात हमने ले लिया, तो अपने पास इसका उत्तर मिला CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है लेकिन अब की बार कहा है कि त्रिभुज CMB और RNQ, यानी पहले हम इनको समरूप दिखा चुके हैं, अब की बार इसको समरूप दिखाना है, यानी तरीका वो का वो जो पहले हम हल कर चुके हैं। दिया हुआ क्या है अपने पास, वापस वही कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। उत्पत्ति लिखते हैं, इन्हीं को समरूप दिखाना है तो इनकी तुलना कर देते हैं, CMB और त्रिभुज RNQ। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो दोनों के अंदर जो एंगल B है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q के। कहाँ से लिख सकते हैं, ये जो समरूप दिया हुआ है यहाँ से कि B किसके बराबर आएगा, Q के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो अपने पास एंगल B है वो एंगल Q के बराबर आएगा। कहाँ से लिखा कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जो पहला वाला पॉइंट है वो पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला पॉइंट दूसरे के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर, यानी एंगल A है वो P के बराबर, इसके अंदर जरूरत नहीं है। B है वो Q के बराबर, जरूरत है तो लिख दिया। C है वो R के बराबर, C है वो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर, ये भी लिख सकते हैं, यानी एंगल C है वो किसके बराबर आ जाएगा, R के। लेकिन यहाँ पर जो एंगल C बन रहा है
ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। इसके अंदर जो एंगल सी बन रहा है वो ये पूरा एंगल नहीं है, यहाँ पर जो सी और आर हैं वो पूरे एंगल हैं। वैसे जो माध्यिका होती है सी इसको समद्विभाजित करती है, तो ये ऐसे बराबर ही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो सी है उसको आर के बराबर रखते हैं, यानी पूरा सी है वो आर के बराबर है, ये आधा कितना है वो हम नहीं जानते। तो यहाँ पर एंगल सी और आर को बराबर नहीं करना है। यहाँ से हम इन दोनों के अनुपात लिखते हैं कि अगर हमें त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है, तो यहाँ से भुजाओं के अगर अनुपात लिखे तो ए बी बटे आ जाएगा पी क्यू, बी सी बटे आ जाएगा क्यू आर, और ए सी बटे आ जाएगा पी आर। देखना ये वाला एंगल हमें बराबर मिल गया है। तो इसके साथ में कौन कौन सी भुजा है इस त्रिभुज के अंदर, एक तो बी एम है और एक क्यू एन है, बी एम और क्यू एन और बी सी और क्यू आर। देखना हमें कौन कौन सी पता है, बी सी और क्यू आर हमें पता है, मतलब इसकी जरूरत है। इसके साथ में ए सी और पी आर की मैं कहीं पर भी जरूरत नहीं है। ए सी है वो तो ए एम सी और पी एन आर में आ रहे थे, तो ए सी और पी आर की में कोई जरूरत नहीं है, यानी इस वाले भाग की में कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इन दो भागों की ही तुलना करनी है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। बी सी और क्यू आर ये अनुपात बराबर आ गया, ये अनुपात क्या आ गया है बराबर। हमें किसी भी प्रकार से ये बी एम और क्यू एन इसका अनुपात बराबर लाना है। अगर हम ए बी के अंदर 2 का भाग देते हैं और पी क्यू के अंदर भी 2 का भाग देते हैं, यानी आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर। भाग क्यों दिया कि 2 का भाग जैसे ही देंगे तो ए बी के 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सी एम है वो माध्यिका है, तो माध्यिका है वो आधार को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर लिखना है माध्यिका आधार को समद्विभाजित करती है। जो पहला सवाल था उसके अंदर भी सेम हमने यही किया था, माध्यिका है वो आधार को समद्विभाजित करती है, यानी ए बी के अंदर 2 का भाग देंगे तो ए बी के बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास ए एम भी आएगा और बी एन भी आएगा। अब सवाल में हमें जो चाहिए वो लेना है। अब ए एम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ए एम सी को समरूप थोड़ी दिखाना है, हमें तो ये जो दूसरा वाला है बी एम सी या सी एम बी उसको हमें तो समरूप दिखाना है। तो उसके अंदर तो भुजा कौन सी आ रही है, बी एम आ रही है, यानी जैसे ही ए बी के अंदर 2 का भाग देंगे तो ऊपर वाला टुकड़ा नहीं लेंगे, कौन सा टुकड़ा लेंगे, नीचे वाला। तो ए बी बटे 2 अपने पास क्या हो जाएगा बी एम, और पी क्यू बटे 2, पी क्यू के अंदर भी 2 का भाग देते हैं तो ये भी टुकड़ा आएगा और ये भी टुकड़ा आएगा। हमें जो त्रिभुज है वो लिया है क्यू एन आर, तो इसके अंदर तो क्यू एन टुकड़े की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पी क्यू के अंदर 2 का भाग देंगे तो पी एन को नहीं चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे, क्यू एन को। तो ये अपने पास हो जाएगा बी एम बटे क्यू एन और बराबर में हो जाएगा बी सी बटे में क्यू आर। यानी इसका अनुपात तो बराबर दिया था, जब इसको सॉल्व किया तो इनका अनुपात भी क्या आ गया बराबर, और ये बीच वाला एंगल है वो पहले से बराबर दिया हुआ है। तो एस ए एफ इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप। तो एस ए एस के नियमानुसार जो अपने पास त्रिभुज एबीसी है वो समरूप आएगा त्रिभुज एबीसी नहीं है, त्रिभुज है अपने पास सी एम बी, समरूप त्रिभुज आर एन क्यू। ये सी एम बी और आर एन क्यू आपस में क्या हो जाएंगे समरूप, यानी पूरे त्रिभुज थे वो भी अपने पास समरूप आए हैं, उसके द्वारा ये जो छोटे त्रिभुज बने हैं वो भी आपस में समरूप आए हैं। ये इसके समरूप हैं, ये इसके समरूप हैं, क्योंकि माध्यिका होती है उस जिस त्रिभुज को समद्विभाजित करती है, जो त्रिभुज बनेंगे दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे बराबर। माध्यिका द्वारा अगर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं तो इन दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या आएंगे बराबर। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अगर आप इसकी और इसकी भी तुलना करेंगे तो भी बराबर होगा, इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाए। यानी ये अपने पास तीसरा सवाल था, कंप्लीट हो गया है। अपने पास जो एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड